नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के पार्ट 4 के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 3 में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट, जो एनसीईआरटी के बेस्ट है और एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए है डिटर्मिनेंट का एनसीईआरटी पार्ट 4, और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ था उसके बारे में पहले डिस्कस किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किए थे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एडजॉइंट, एड का मतलब होता है जुड़ना, और यहाँ पे लिखा है जॉइंट यानी दोनों का एडजॉइंट है। उसके बाद से लिखा है एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखा है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले जो इसका हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे एडजॉइंट, वह कैसा होगा, तो वह होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स जो होना चाहिए हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, तभी उसका हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन, यानी जो यहाँ पे है वो ए आई जे है वो एन इंटू एन, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर है। कह रहा है कि डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है वह डिफाइन होता है। तो जो मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी जो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है वो कितना आएगा, ए आई जे, वो भी कितना का होना चाहिए, एन इंटू एन ऑर्डर का, बेयर ए आई जे इज़ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, यानी जो यहाँ पे कैपिटल ए आई जे है वो क्या है, को फैक्टर है। इसके पहले हम लोग माइनर और को फैक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। माइनर में बोले थे कि जो लाइन में पढ़ा वो उसको छोड़ करके बाकी जो ही होगा वही क्या हो जाएगा, माइनर्स होगा, और जब को फैक्टर निकालते हैं तो उसी को चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो उसको हम लोग को फैक्टर कहते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ पे ए आई जे क्या है, को फैक्टर है उस किस एलिमेंट का, तो जो छोटा वाला ए है ए आई जे इसका को फैक्टर है। उसके बाद से कह रहा है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ डिफाइंड ऑफ ए डी जे, यानी जो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे ए डी जे से, यानी ए डी जे ये लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको एडजॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया गया है आपको मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह से एक एलिमेंट दिया गया है। कह रहा है कि देन एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स आपको ए दे दिया गया है, अब इसको क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज भी किसका करना है, तो जो यहाँ पे इसका कोफैक्टर आएगा, यानी A11 का कोफैक्टर जो आएगा इसका ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर निकालना होगा। अगर कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो हम आराम से इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर निकालने के बाद को फैक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर, इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जो रो है, जो कॉलम है उसको रो में, और जो रो है उसको कॉलम में। तो ये हो गया आपका पहला कॉलम, तो इसको पहला रो बना देंगे। तो देखिए ये क्या है, A11 ये 22 और ये 31, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। फिर ये आपका दूसरा कॉलम है तो ये हो जाएगा दूसरा रो, फिर आपका ये तीसरा कॉलम है तो ये हो जाएगा तीसरा रो। तो इस तरह से ट्रांसपोज हम लोग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह सेकंड ऑर्डर का होगा, यानी 2 × 2 ऑर्डर का होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है A11
A12, A21 और A22, इस तरह से जो एलिमेंट है, अगर इसका हमको एडजॉइन मैट्रिक्स निकालना होगा सेकेंड ऑर्डर का, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इसका एडजॉइन मैट्रिक्स आएगा, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज का मतलब होता है उसके स्थान को बदल देना। तो देखिए यहाँ पे इसका स्थान को हम लोग क्या किए हैं, बदल दिए हैं। और ये वाला और ये वाला, इस दोनों को क्या करना है, तो इसके साइन चेंज कर देना है, यानी इसका जो चिन्ह है इसको बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको इंटरचेंज किए हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 का हो जाएगा A20, क्योंकि ये A22, तो हो जाएगा A22 और ऊपर वाला आ जाएगा A11। और नीचे का जो होगा A21, तो ये हो जाएगा A21, लेकिन चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। तो इसके पहले प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक मैट्रिक्स लिखा गया है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 1 और 2, 3 और 4। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, इसका एडजॉइन मैट्रिक्स निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसका एडजॉइन मैट्रिक्स निकालने के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है A बराबर 1 2 3 4, यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइन मैट्रिक्स निकालना होगा, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। 4 हो जाएगा यहाँ पे और 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चला जाएगा वहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है, इन दोनों को साइन जो है इसको चेंज करना है। तो इसका साइन कैसे चेंज होगा, तो ये है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइनिंग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है एक नोट लिखा है, इफ़ ए विद एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना हो, n हो, और कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। देन A इंटू एडजॉइन मैट्रिक्स A, यानी जो मैट्रिक्स A होगा और जो एडजॉइन मैट्रिक्स A निकालेंगे बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो एडजॉइन मैट्रिक्स A इंटू A, यानी यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पहले है तो ये बाद में आ रहा है। यहाँ पे एक रूल का फॉलो हो रहा है। फिर से अगर इसको जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड इंटू आईज, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ कितना ऑर्डर का, n ऑर्डर का, यानी n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे, तो इसमें एक दो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बोले थे कि हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यानी कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। यानी A बराबर क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 4 8, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट के लिए फार्मूला होता है क्या, 2 माइनस हम, यानी हो जाएगा 1 इंटू 8 8 और 4 टू 8, तो हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वैसा मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, तो इसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर का उल्टा होगा, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू
ज़ीरो यानी जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वह ज़ीरो के बराबर ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमको पढ़ना है क्या, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है हर एक साल इस पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कोई एक मैट्रिक्स है और कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब जिसका नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होगा, कब होगा, यदि और केवल यदि ये जो होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो के बराबर न हो तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इन्वर्टिबल होगा तभी जब वह कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कह रहा है कि इन्वर्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए माइनस, यानी देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है, जो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए के पावर माइनस वन से। इसको हम लोग ए इन्वर्स या हम बोल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जो इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा वो किसके बराबर होगा, तो इसका एक फार्मूला है, ए इन्वर्स बराबर मैट्रिक्स ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, यानी हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर 1 ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4, यहाँ पे आपको ए दे दिया गया है। तो सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें हमको ये चाहिए और ये चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले तो एक्सपेंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, लिखेंगे वी एक्सपेंडेड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, देन वी विल गेट 1 into 60 minus 9 because 1 and 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 16 माइनस 9। उसके बाद से यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है, तो लिख सकते हैं -3। उसके बाद से इसके लाइन में जो पड़ा वो मरा, तो हो जाएगा 1 into 4 और 1 into 3, तो हो जाएगा 4 - 3। फिर यहाँ पे 3 है तो +3, इसके लाइन में ये पड़ा ये मरा, कौन बचेगा 1 4 1 3, तो हो जाएगा 1 में 3 में 3 और 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 3 - 4 इज इक्वल्स टू, टोटल जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो किसके आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। जब इसका एडजॉइनिंग मैट्रिक्स आएगा, हम पहले से निकाल के रखे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 और 1। तो यहाँ पे हम जब इसका फार्मूला पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 1, और हो जाएगा 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 और 1। जब इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आ जाता है। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 गो सिस्टम अगर होगा तो जो सिस्टम होता है, अगर मान लीजिए कि उसका सोल्यूशन आता है, अगर सोल्यूशन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर देन वन। कह रहा है कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है तो उसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन, तो उस इक्वेशन से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस कहेंगे। कब, जब सॉल्यूशन एक हो या एक से ज़्यादा हो तो वो कंसिस्टेंस होता है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग
इनकॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नियम से पढ़ते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल किसे कहते हैं? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस रूल बी अप्लाइड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, यानी इस नियम का उपयोग करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो देखिए इक्वेशन है, कह रहा है कि दो प्रकार के इक्वेशन होता है, एक को बोलते हैं होमोजेनियस और एक को बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। यानी जिसके बराबर अगर जीरो हो जाए वह होता है होमोजेनियस, और जिसके बराबर जीरो ना हो उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन होमोजेनियस कौन सा है। तो ये है a1x b1y c1z बराबर d1 और a2x b2y c2z बराबर d2 और a3x b3y c3z बराबर d3। तो यहाँ पे आपको 3 को इक्वेशन दिया गया है और तीनों के तीनों इक्वेशन कैसा है? नॉन होमोजेनियस है। यानी यहाँ पे देखिए जहाँ पे d1 d2 d3 अगर इसका वैल्यू अगर जीरो के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। सॉरी, अगर इसके बराबर जीरो आ जाएगा तो होमोजेनियस होगा, अगर बराबर नहीं आता है कोई कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे काफ़ी आप समझ चुके होंगे कि होमोजेनियस किसे कहेंगे और नॉन होमोजेनियस किसे कहेंगे। जिसके बराबर जीरो नहीं हो वो नॉन होमोजेनियस, जिसके बराबर जीरो हो वो होमोजेनियस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो देखते हैं, हम लोग इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मैट्रिक में तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? यानी जो एक बिंदु जो जिसका एक ही सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग यूनिक और अद्वितीय सॉल्यूशन या हल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी दो गो इक्वेशन दे दिया गया है a1x b1y c1z और a2x b2y c2z। तो अगर a1/a2 होता है b1/b2 होता है c1/c2 होता है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह कैसा आएगा? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, यानी अनंत सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे देखिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ लिए हैं, कितने तरह के, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जिसका सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंस कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसे इनकॉन्स्टेंट कहेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं सिस्टम। सिस्टम अभी यहाँ पे बताए थे आपको दो तरह के, एक होता है कंसिस्टेंस और एक होता है नॉन कंसिस्टेंट। इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कंसिस्टेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं, सॉरी नॉन होमोजेनियस के लिए। तो नॉन होमोजेनियस में लिखा है a1x b1y c1z d1 और ये लिखा है a2x b2y c2z और d2 और फिर से लिखा है a3x b3y c3z और d3। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये जो फार्मूला है यह फार्मूला IIT मेंस के लिए, एडवांस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पे हर एक साल 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं आपके IIT में, मेडिकल में, और मेडिकल में नहीं आता है, मेंस और एडवांस दोनों में, और काफ़ी जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर एक साल क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 गो इक्वेशन दे दिया गया है और इसको हम लोग अब डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सबसे पहले इक्वेशन कैसा था इस पे ध्यान देंगे, नॉन होमोजेनियस था तो बराबर जीरो नहीं होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अभी इसका हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देंगे और जो भी इसके पास इसके
कोफिशिएंट होगा सबको लिख देंगे, यानी यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है तो एक्स का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा A1 A2 A3। फिर हम किसका लिखेंगे वाई का तो B1 B2 B3। अब जेड का लिखेंगे तो C1 C2 C3, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। अगर मान लीजिए हमको डेल्टा एक्स यानी एक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है तो क्या होगा, तो देखिए जैसे ही हम x का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो x वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा b c और d। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर डेल्टा y का बनाना होगा तो डेल्टा को मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ y बनाना होगा तो क्या लिखेंगे y कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे। तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 और b तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास C1 या d लिख सकते हैं तो हो जाएगा d1 d2 d3 c1 c2 c3। तो इस तरह से हमारा डेल्टा y बन जाएगा। डेल्टा z बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, तो डेल्टा z वाला केवल कैंसिल होगा C1 C2 C3, बाकी को क्या करेंगे लिख देंगे तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा, यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x बराबर डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा x, तो हो जाएगा x। इसी तरह से y निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन y। उसी तरह से z निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन z। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग x का y का z का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है दो तरह के, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो उसका जो सलूशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक सलूशन होगा। यूनिक मतलब एक हल होगा, और जिसका एक हल होता है वह कैसा होता है, कॉन्सिस्टेंस होता है कि इनकॉन्सिस्टेंस, तो वो हो जाता है कॉन्सिस्टेंस। इसके बस देखिए अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, यानी तीनों जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू बराबर आएगा। और जब तीनों बराबर आ जाएगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर इसमें से लिखा है एटलीस्ट 1 आर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड 0 के बराबर नहीं हो, मतलब अगर डेल्टा वाई डेल्टा जेड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, यानी इस तरह से अगर इसमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होता है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब दूसरा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कैसा है, होमोजेनियस। तो होमोजेनियस में लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा 0। तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और डेल्टा x का आएगा तो x वाले को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा d बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसी तरह से डेल्टा y होगा तो b वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास A1 A2 A3 0 0 0 और C1 C2 C3। उसी तरह से डेल्टा z निकालना होगा तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 तो कैंसिल है, यानी उसके बाद से D1 D2 D3 लिखेंगे तो 0 0 0। उसके बाद से डेल्टा x बराबर डेल्टा y बराबर डेल्टा z बराबर 0। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, अगर यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम 0 के बराबर अगर हो जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। अगर x निकालेंगे तो क्या आएगा डेल्टा x अपॉन एक्स, y निकालेंगे तो क्या आएगा डेल्टा y अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, और z निकालेंगे तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन z। यानी जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका पास y बचेगा, यहाँ पे z बचेगा। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, तो डेल्टा x का वैल्यू तो 0 होता है, तो हो जाएगा 0 अपॉन डिटर्मिनेंट बराबर 0, और y बराबर क्या हो जाएगा हमेशा 0 अपॉन डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट बराबर 0
और z का वैल्यू भी 0, यानी इसमें x का, y का और z का तीनों का मान कैसा हो जाएगा, तीनों का मान होगा 0। और फिर यहाँ पे दो कंडीशन होगा कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता हो, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता हो, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो x बराबर y होगा, y बराबर z होगा और सबके बराबर क्या हो जाएगा 0। तब इसके पास कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन होगा। कब, जब ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस, इसको भी ध्यान में रखना है। और जब यूनिक होगा तो 0 सोल्यूशन होगा, और 0 को ही कभी कभी ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा 0 के बराबर हो जाता है तो इन्फिनिटिव सोल्यूशन होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, और इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है आईआईटी और जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। यहाँ पे नॉन ट्रिवियल वाला और ट्रिवियल वाला दोनों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंस, इट इज़ सोल्यूशन, इट हैज़ सोल्यूशन। कंसिस्टेंस होगा तो सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का पूरा जितना भी थ्योरी था पूरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए और अच्छा से समझकर पूरा चैप्टर को बनाइए। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन भाई बंधुओं को अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उनको हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए, तो आज तक कितना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।